एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस से। काफ़ी सारे लोगों के ये डाउट्स थे कि इंटरनेशनल बिजनेस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और अकाउंटिंग में क्या क्या पार्ट हमें करना है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जैसे कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ है। और इसकी हेडक्वार्टर्स वाली लिस्ट मैं ऑलरेडी एक बार टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सो आप एक बार वो देख लेना। और उसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है और WTO है, इनके ऑब्जेक्टिव्स एक बार देखकर चले जाना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यू आर एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर जो मैंने ये टॉपिक्स लिए, ये मैंने अपने आप रैंडमली नहीं चूज किए हैं। अभी तक MCOM एंट्रेंस जैसे और भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें किस टाइप के टॉपिक्स आए हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। सो आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहले, व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस? तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? जब कोई भी पार्टीज या कोई भी दो पार्टी या दो से ज्यादा पार्टीज वो बिजनेस कंडक्ट करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करती हैं फ्रॉम मोर देन वन कंट्री। तो मतलब अब आप सिर्फ एक कंट्री नहीं रह गए हो, अब आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल हो चुका है, मतलब और भी कंट्रीज के साथ आप डील कर रहे हो। ठीक है। नाउ इसमें एक चीज याद रखना, जो कंट्री, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में अभी रह रही हूँ, तो इंडिया इज माय होम कंट्री, पर मैंने अपनी एक और ब्रांच ओपन करी सपोज कनाडा में, सो कनाडा वुड बी माय होस्ट कंट्री। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। होम कंट्री इज माय होम कंट्री, जहां पे मैं रहती हूँ, जहां पर मेरा बिजनेस था। ठीक है। और होस्ट कंट्री इज वो दूसरी कंट्री जहां पर कि मेरा बिजनेस जो है अब वो मैंने एक्सपैंड किया है और अब मैं वहां पे भी जो अपने बिजनेस एक्टिविटीज है वो कंडक्ट कर रही हूँ। ओके। सो यहाँ पर इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल कंपनीज इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकती हैं, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज आ सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज भी यहाँ पर आ सकती हैं। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। नाउ इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से इम्पोर्टेंट है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। साथ में मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी काफी पहले ही कुछ वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अराउंड 6 या 7 वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक से जो ये आपका डीमेरिट्स है, मेरिट्स है और आपका जो इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनल बिजनेस की, इसमें से कुछ स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ना आपके आजकल, वैसे क्वेश्चंस आते हैं, नहीं तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार वो वाली वीडियो भी है जो है वो देख लेना। उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू कि आप इंटरनेशनल बिजनेस, मतलब बिजनेस अब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो इंटरनेशनल हो चुकी है, पर आप कैसे एक इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करोगे? आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट? सो नाउ वी विल बी स्टडिंग मोड्स ऑफ एंट्रीज। मोड्स ऑफ एंट्री क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहला जो मोड ऑफ एंट्री है आपके लिए वो है एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग हमें पता है क्या होता है, मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर करूंगी। ठीक है। ऑलरेडी मैंने स्लाइड के अंदर आपको काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये स्लाइड में टेलीग्राम पर जो PPT है ये टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगी, उसमें आप एक एक चीज को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। एक्सपोर्टिंग क्या होता है आपके पास? एक्सपोर्टिंग होता है जब एक कंपनी जो है वो सिर्फ अपना जो प्रोडक्ट है वो किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पर आपको दूसरी कंट्री में जाना नहीं है, दूसरी कंट्री में अपना बिजनेस नहीं सेटअप करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं आप वो फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हो। अब ये जो एक्सपोर्टिंग होती है ये आपकी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी डायरेक्ट किसी फॉरेन की कंपनी के साथ एक्सपोर्टिंग का उनका एग्रीमेंट है और आप डायरेक्टली ही फॉरेन में अपना जो सामान है वो भिजवा दे रहे हो, राइट?
पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है दूसरी कंट्रीज में, तो वो क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं इंटरमीडिएरीज के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स कौन से हो जाएंगे आपके, जहाँ पे कि आप एजेंट्स की हेल्प ले रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प ले रहे हो, या फिर कोई कमीशन एजेंट है, या फिर कोई मर्चेंट्स है। जैसे हैंडीक्राफ्ट में आपने देखा होगा कि जो ये लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, इसमें काफी लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि हम किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सके, तो वो किसकी हेल्प लेते हैं, वो एजेंट्स की हेल्प ले लेते हैं, नहीं तो कमीशन एजेंट्स, नहीं तो आपका एक्सपोर्ट एजेंट, मर्चेंट्स, नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव्स, इनकी हेल्प लेके ये अपना सामान दूसरी किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर पाते हैं। फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या है आपका, सी, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग आपको बहुत सिमिलर लगेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। लाइसेंसिंग क्या होता है, व्हेन द मैन्युफैक्चरर ऑफ द होम कंट्री leases the right of intellectual properties, that is technology, copyrights, brand name, etc. to a manufacturer of a foreign country। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे ना, जैसे आपका कॉपीराइट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, ब्रांड नेम हो गया, ये सब आप किसी दूसरे इंसान को यूज करने दे रहे हो। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है दैट लीजेस इज नोन एज द लाइसेंसर, और जो मैन्युफैक्चरर है, द कंट्री दैट गेट्स द लाइसेंस, जो होम कंट्री का जो इंसान है उसको आप लाइसेंसर कहोगे, और जो आपकी होस्ट कंट्री है उसको लाइसेंसी कहेंगे। इन एसेंस अगर हम देखें तो लाइसेंसी जो है वो बाय करता है एसेट्स ऑफ अनदर फर्म इन द फॉर्म ऑफ नो हाउ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। The licensor can grant these rights exclusively to one licensee or non-exclusively to several licensees। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी, आपका जो नो अबाउट है, जो नो हाउ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो सारी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 की कोई वैक्सीन आई है, वो सपोज किसी ने बनाई तो वो रशिया में थी, पर अब इंडिया में भी उन्होंने बता दिया कि ये चीज जो है वो किस तरीके से यूज होनी है और किस तरीके से बनेगी, तो अब जो इंडिया की लैब्स है वहां पर भी वैक्सीन बननी जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कोई कंपनी यहाँ पर नहीं आई, पर उन्होंने बता दिया कि भाई कैसे कैसे काम हो रहा है, अब आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, उसी के एक सिमिलर टर्म होता है फ्रेंचाइजिंग, ये सबको पता होगा। फ्रेंचाइजिंग जैसे मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, सबवे हो गया, ये सब क्या है, फ्रेंचाइजीज है। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, जो फ्रेंचाइजी है वो परमिशन ग्रांट करता है कि भाई उसका नेम यूज करो, तुम उसका प्रोसेस यूज करो, उसका मेथड यूज करो, उसका ट्रेडमार्क यूज करो। ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो दूसरे इंसान तक पहुंचा सको। तो जितना भी आपका ये फास्ट फूड इंडस्ट्री है वहां पर फ्रेंचाइजिंग बहुत यूज होती है। एक क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, ये नेट का क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो मैकडी है और जो ये सबवे, पिज्जा हट, जितने भी फास्ट फूड इंडस्ट्री है वो किस टाइप से एंटर कर सकते हैं, मतलब उन्हें क्या मोड ऑफ एंट्री जो है वो चूज करना चाहिए था। ये मेन नेट के एग्जाम में नहीं था जो हुआ था, मॉक टेस्ट वगैरह था कोई, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और डीएससी में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए कौन सा मोड ऑफ एंट्री सबसे अच्छा है, तो फ्रेंचाइजिंग वाज द आंसर। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है कि अगर कोई इंसान है और वो फास्ट फूड इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसे क्या यूज करना चाहिए, या फिर किसी का हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है तो उसको क्या जो मोड ऑफ एंट्री है वो यूज करना चाहिए। उसके बाद यू हैव मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है, बेसिकली रेंट कर देते हो आप अपना एक्सपर्टीज, रेंट कर रहे हो, नहीं तो नो हाउ कर रहे हो एक गवर्नमेंट को या फिर कंपनी को, इन द form of personnel who enter the foreign environment and run the concern. This method of involvement in foreign market is often used in new facility after expropriation of a concern by national government or when an operation is in trouble. For example, जैसे अभी फिलहाल के केस में अफगानिस्तान का आप एग्जांपल लो, तो सपोज इंडिया हेल्प करने जा रहा है अफगानिस्तान की उनके रिकंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जहां पर कि एक गवर्नमेंट इन्वॉल्व है दूसरी गवर्नमेंट के साथ, और आप क्या कर रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई हम तुम्हारा रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करने वाले हैं।
ठीक है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट जाके तो रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प नहीं करेगी ना, यहाँ की कोई कंपनी जाएगी जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जाओ और वहां पर सारी जो चीजें हैं वो ठीक करके आओ, तो दैट वुड बी अ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद यू हैव टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है, सी फ्रेंचाइजिंग हो गया, लाइसेंसिंग हो गया, एक्सपोर्टिंग हो गया, ये वर्ड ऐसे हैं जिससे कि एटलीस्ट आप तुक्का लगा सकते हो। बट व्हेन वी से टर्न की प्रोजेक्ट, अब टर्न की से क्या आपके दिमाग में आएगी चीज कि भाई टर्न की क्या होता है, तो इन दिस केस ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना जिनको आप पढ़ के नहीं बता सकते हो कि भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर, वो वाले जो टर्म्स है उनको थोड़ा सा ध्यान से रीड किया करो। तो टर्न की प्रोजेक्ट क्या होता है आपके पास कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मैं इंडिया मेरी होम कंट्री है, और सपोज कि मैं चाइना में जाके, या फिर छोड़ो चाइना नहीं जाते, कहाँ चले, सपोज यूएस, ठीक है, मैं यूएस में जाके कोई अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, मैं वहां पे बिल्कुल इनिशियल एक बिल्डिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कोई बिल्डिंग वहां पे मेरी बना के दे मुझको, ये वो सारी चीजें, सारी परमिशन और ये जितनी भी मतलब रिक्वायरमेंट है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूएस में, वो सारी चीजें मेरे को कोई और बंदा करके दे दे वहीं का, और मैं सिर्फ वहां पे जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। इसको बोलते हैं टर्न की प्रोजेक्ट। टर्न की प्रोजेक्ट में क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक फर्म एग्री करती है कि एक जो पर्टिकुलर फर्म जिसको आपने हायर किया वो आपका सारा काम करेगी, डिजाइनिंग का, क्रिएटिंग का, जितने भी इक्विपमेंट्स है वो लाने का, प्रोडक्शन फैसिलिटी, और पूरा मतलब प्रोजेक्ट वो आपको वहां पे सेटअप करके दे देगी। आपको उसको कुछ कमीशन देना पड़ेगा, कुछ रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, और एक बार जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा फुल्ली ऑपरेशन के लिए, तब वो आपको दे दिया जाएगा कि भाई अब आप यहाँ पे काम कर लो। इसमें क्या होता है कि अगर आप खुद जाकर किसी और कंट्री में, ठीक है, परमिशन लोगे तो टाइम लगता है, एक तो आपको वहां का हिसाब किताब नहीं पता होता कि भाई किस तरीके से परमिशन लेनी है, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी और एजेंसी को हायर कर लेते हो तो वो एजेंसी तो उसी पर्टिकुलर कंट्री की है, उसको तो सारी चीजें पता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे किस तरीके से परमिशन लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ऐसे केसेस में आप उन कंपनीज की हेल्प लेते हो जो कि आपको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। आफ्टर दैट यू हैव कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है आपका, इसमें एक एमएनसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है किसी लोकल फर्म के साथ, ठीक है, कि हम दोनों मिलकर साथ में कुछ सर्विसेज जो हैं या कुछ गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप के आपके सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो सकता है जिसमें कि जो एमएनसी एंटर कर रही है इनको फुल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट विद अ local plant producing goods to be sold under the name of the original manufacturer। तो मतलब जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है एमएनसी यहाँ पर आएगी, वो कहेगी कि भाई हम तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम पूरी चीजें बनाओ और तुम्हारा मतलब अपने ही नाम पे इसको सेल करना, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल नाम है उस पे तुम सेल करना। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि किसी फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आई, उससे कहा कि भाई पूरा पूरा काम नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें सिर्फ असेंबलिंग का काम करना है, ठीक है। तो एक केस तो हो सकता है कि आपने किसी दूसरी फर्म को पूरा प्रोडक्शन का ही काम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो जो हैंड बैग्स है, ठीक है, वो काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं, बल्कि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे इंडिया की लोकल जो मार्केट है, जो कंपनीज है, वहां पर इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाता है, उनको यहाँ से जो मेन कंपनी है वहां पे ले जाया जाता है और वहां पे वो अपना जो ब्रांड नेम है, अपना जो टैग है वो अटैच कर देते हैं उस बैग के साथ, और उसकी कीमत मतलब अपने नाम के अंडर उसको सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया आपने, पूरा जो प्रोडक्शन था, पूरा जो प्रोडक्शन का काम था वो इंडिया की एक कंपनी को, एक लोकल कंपनी को दे दिया कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम हमारे जो बैग्स हैं इनको मैन्युफैक्चर करो, पूरा प्रोडक्शन का काम तुम करो, सारी चीजें तुम्हारी होंगी इसके अंदर, हम तुम्हें उसका पैसा दे देंगे, पर ये बैग तुम अपने नाम से सेल नहीं करोगे, ये बैग हम अपने नाम से सेल करेंगे जब हमारी कंट्री में ये पहुंच जाएगा, या फिर हम तुम्हें टैग्स दे देंगे, वो टैग्स भी तुम इसमें अटैच कर देना और बैग्स को हमारा ही टैग तुम मतलब हमारा ही नाम देना। एक तो ये हो गया कि पूरा कर दिया आपने प्रोडक्शन का। दूसरा ये हो सकता है कि आपने उनसे बोला कि मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारे यहाँ पे नहीं करेंगे, तुम्हें क्या करना है, हम तुमको पार्ट्स बना बना के दे देंगे सारे के सारे, तुम्हें उनको सिर्फ असेंबल करना है।
ठीक है, तो ये होती है आपके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देन यू हैव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक क्वेश्चन पिछले साल 2020 में आया था आपका सेकंड शिफ्ट के पेपर में, ठीक है। उसमें उन्होंने पूछा था कि जो होस्ट कंट्री है, होस्ट कंट्री की जो डोमेस्टिक फर्म्स है, पहली बात तो वो जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ना वो थोड़ा सा घुमा के दे रखी थी, तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ओके, तो उन्होंने ये पूछा था आपसे कि जो होस्ट कंट्री है उसकी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं उन पर एफडीआई का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। फिर वहां पे ऑप्शंस में दे रखा था उन्होंने टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रॉफिट्स आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, और भी 4-5 ऑप्शंस उन्होंने इस तरीके से दे रखे थे। और फिर उन्होंने पूछा था कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो जैसे ABC ऑप्शन, CDE ऑप्शन, ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपका वो बन सकता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है, ओवरसीज मार्केट में जाती है, बाय मेकिंग अ सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। मतलब कि तुम वहां पे जाके बिजनेस कैसे कर रहे हो, तुम पूरा वहां पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो और फिर अपना बिजनेस वहां पे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो स्ट्रैटेजी हो सकती है एफडीआई की, वो कैसे हो सकती है, आप किसी फर्म को मर्ज कर सकते हो अपनी फर्म के साथ, या फिर आप किसी फर्म को एक्वायर कर सकते हो, या फिर कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हो, नहीं तो कोई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, नहीं तो कोई ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें आ जाएंगे। आपको क्या करना है, ये कब आपका सूटेबल होती है, जब आपको पता है कि उस मार्केट के अंदर जो डिमांड साइज है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज है, ठीक है। जैसे अभी फिलहाल के टाइम पे इंडिया को काफी अच्छा एक्सपोर्ट माना गया था एफडीआई के लिए, तो ओवरसीज से यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे थे कि भाई हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया इज अ पोटेंशियली लार्ज मार्केट और यहाँ का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफी हाई है। उसके बाद सम रीजंस जिसमें कि कंपनी क्यों ऑप्ट करती है, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि आप जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, मतलब कि जैसे यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई, आपने यहाँ पे बोल दिया कि भाई हमारे जो पर्स हैं वो तुम पूरा बना के दे दो और फिर हमें हमारी कंट्री में भेज देना। तो वो जो आप इंपोर्ट करने वाले हो इंडिया से अपने पर्स अपनी कंट्री तक, उसमें उन्होंने मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी या कुछ भी गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटी वगैरह लगा दिया जो कि आपका जो कॉस्ट है उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दे रही है। इन दैट केस आप क्या सोचोगे कि भाई इससे कि मैं ये वाला काम करूं, मैं यहीं पे अपना एक फर्म ही जो बना लूं, कि यहाँ से पहले मैं बनाऊंगा फिर अपनी कंट्री में लेके जाऊंगा फिर वहां पे अपना टैग लगाऊंगा और फिर पूरी कंट्री में बेचूंगा, उसको छो। ऐसा करो कि डायरेक्ट यहीं से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहीं पे एक फर्म खरीद लेता हूँ, एक जगह खरीद लेता हूँ और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अपना बेचता रहूंगा। तो ये है आपका एफडीआई। आफ्टर दैट यू हैव जॉइंट वेंचर्स। तो जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं आपके पास, जॉइंट वेंचर्स एक प्रेफर्ड मोड ऑफ एंट्री होता है। कब, जब बिजनेस को ये नहीं लगता कि भाई मेरे को ब्रांड का नाम नहीं शेयर करना चाहिए या फिर मेरे को जो मेरी एक्सपर्टीज है वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, ये लोग जॉइंट वेंचर के लिए आए थे। जॉइंट वेंचर आपका जरूरी नहीं है पूरे जिंदगी भर तक रहे। जॉइंट वेंचर या फिर स्ट्रेटेजिक जो आपका वेंचर्स होते हैं, ये आपके स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस भी कहा जाता है। मतलब जॉइंट वेंचर को नहीं कहा जाता, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एक दूसरा चीज है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो किसी और ऑलरेडी वहां पे कोई एग्जिस्टिंग कंपनी थी वो बहुत अच्छा कर रही थी या बेकार भी कर रही थी, तुमने अगर वो अच्छा कर रही थी तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, तुम वहां पर गए और तुमने उसके साथ फ्रेंडशिप की, तुमने उसके साथ एक वेंचर क्रिएट किया, एक नया वेंचर क्रिएट किया और अब आप अपने नाम के अंडर ये सर्विसेज जो है आप दे रहे हो लोगों को। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी थी वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी, उसको या तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी या फिर एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट थी, तो आप गए और आपने उसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसको या तो खरीद लिया या कुछ भी किया और अब आपने अपने नाम के साथ उसको नाम जोड़ लिया और अब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। So companies wishing to expand into overseas market can form joint ventures with local business in the overseas location, wherein both joint venture partners share the rewards and risk associated with the business. उसके बाद है स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन क्या होता है आपके पास, जब कंपनी एक्वायर करती है, acquires the controlling
इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी इन द ओवरसीज मार्केट। तो ये जो एक्वायर्ड कंपनी है आपकी, ये डायरेक्टली भी हो सकती है, मतलब बिल्कुल ही आपका जो प्रोडक्ट था ये भी वही प्रोडक्ट बेच रही है या फिर उसी प्रोडक्ट में डील कर रही है, या फिर थोड़ा सा डिफरेंट लाइन है, पर आप कह सकते हो कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी थी जो यूएस में सोप मैन्युफैक्चर करती थी, और इंडिया की कोई कंपनी है जो इंडिया में शैम्पू मैन्युफैक्चर कर रही है, तो अब ये दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों साथ में आ सकते हैं और शैम्पू और सोप दोनों चीज मैन्युफैक्चर हो सकती है। So one can retain the existing management of the newly acquired company to benefit from their expertise, knowledge, and experience while having your team members positioned in the board of the company as well. तो strategic में दोनों को एक right मिल जाता है, मतलब आपने एक strategy के साथ आपने कुछ बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो acquisition है वो किया है। उसके बाद है आपके पास होली ओन्ड सब्सिडरी। होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होती है आपका, जहां पे कि आपने किसी कंपनी के फुल स्टॉक जो है वो खरीद लिया है, और जिसने खरीदा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, जिसका स्टॉक खरीदा गया है उसको हम बोलते हैं सब्सिडरी। ठीक है। नाउ मैंने अभी आपको पीछे बोला था कि इन्वेस्टमेंट होती है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट किया है आपने, आप अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो आप चूज करोगे कि भाई मैं कौन सी मशीन यहाँ पे चाहती हूँ, कौन सी यहाँ पे नहीं चाहती हूँ। आप अपना बेस्ट आइडिया यूज करोगे, पैटर्न यूज करोगे, टेक्निक यूज करोगे, और आप यहाँ पर अपनी गलतियों से, मतलब पहले आप गलती करोगे और उसके बाद अपनी गलतियों से सीखोगे। वेरस ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट जो होती है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है, उसमें ऑलरेडी एक फर्म वहां पे बनी हुई थी, ठीक है, आपने उसको खरीदा है। अब आपके पास चॉइस नहीं है क्या टेक्नोलॉजी आप अपनी लेके आओगे, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी, अब आपको वही यूज करनी है। आप पीछे जो काम हुआ है, पीछे किसी ने कैसे काम किया कैसे नहीं किया, उससे सब कुछ सीखोगे, और यू विल लिव विद द मिस्टेक्स इन ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट। उसके बाद है आपके पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे एफडीआई था ना, एफडीआई के अंदर आपको दूसरे कंट्री के अंदर आपका प्रेजेंस होना चाहिए, आपने कुछ खरीदा है वहां पे जाके, तब जाके आप वहां पे इन्वेस्ट करके आए हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी इतनी चीजें याद रखो, बेसिक बेसिक चीजें कि भाई पोर्टफोलियो क्या है, एफडीआई क्या है, ताकि आप कर सको करेक्ट आंसर को टिक को, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है कि आपका फिजिकल प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, so these investment can be made in the form of marketable securities in foreign market, जैसे कि नोट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, नॉन कंट्रोलिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक। Investors make decisions to acquire securities or invest money abroad for several reasons, जैसे कि किसी को हायर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, इसलिए पॉलिटिकल रिस्क अवॉइड हो जाता है, इतने आप जाके पूरा इन्वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा आपने क्या किया, किसी नामी कंपनी का यहाँ पे शेयर खरीद लिया या फिर उनका स्टॉक खरीद लिया। ओके, तो ये सारे थे आपके एंट्रीज टू एंटर या फिर मोड्स टू एंटर इनटू अ फाइनेंस इनटू एन इंटरनेशनल मार्केट। अब जो हम करेंगे वो करेंगे थ्योरीज। नाउ थ्योरीज में भी मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीजें आपको लिख के दे रखी है, वो क्यों लिख के दी है, ताकि जब मैं आपको ये पीपीटी टेलीग्राम पे शेयर करूं तो वहां से आप रीड कर सको। पर हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एक तो बेसिक पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं ना क्रक्स पता होना चाहिए कि स्टोरी के अंदर या थ्योरी के अंदर एक्चुअल में था क्या, और थ्योरी का नाम और उसका प्रोपाउंडर, इनके नाम हमें अच्छे से याद होने चाहिए, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ तुमको एक ब्रीफ दे दूंगी कि इस थ्योरी में है क्या, और नाम दे दूंगी, क्योंकि नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ विल मूव ऑन टू थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपके पास मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म आपकी सबसे ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है, 1630 के अराउंड ये थ्योरी आई थी। और थॉमस मन ने क्या कहा था कि कोई कंपनी कोई जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आप कैसे बता सकते हो कि उसने कितना सिल्वर या कितना गोल्ड वो होल्ड करती है, उससे आप बता सकते हो कि भाई ये कंट्री कितनी ज्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये था मर्केंटिलिज्म, थॉमस मन। इसको याद कैसे रख सकते हो आप, एम फॉर
MUN मन और MER मर्केंटलिज्म, कैसे भी करके आप सिर्फ इतना याद रख लेना। जैसे टी इसका स्टार्टिंग का नेम है, इसके स्टार्टिंग के नेम में टी आता है, यहाँ पे मर्केंट के एंड में टी आता है, इसके लास्ट नेम में एम आता है, मर्केंटलिज्म का स्टार्टिंग ही एम से स्टार्ट होता है। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना लेना, सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि भाई मर्केंटलिज्म थॉमस मैन, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज आपको किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। एडम स्मिथ नाम आपने इको में बहुत बार सुन रखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना। थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ, और ये कब दी थी? 1776 में। तो इन्होंने क्या बोला था कि ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें कि आप सबसे ज्यादा एफिशिएंट, जो प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर सकते हो ना, वो बनाओ, क्योंकि वो ग्लोबली एडवांटेजियस होगा। मतलब अगर किसी कंट्री में कॉटन बहुत अच्छे से उगाई जाती है और कोई दूसरी कंट्री है जहाँ पे, जैसे सपोज इंडिया और ब्राजील का एग्जांपल लेते हैं, ब्राजील की कॉफी इज वेरी फेमस, इंडिया का कॉटन इज वेरी फेमस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एडम स्मिथ हमसे क्या बताना चाहते हैं कि भाई इंडिया को सिर्फ कॉटन मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ब्राजील को सिर्फ कॉफी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपर्टीज एरिया है, आप और ज्यादा एफिशिएंट होते रहोगे, और यहाँ पर सिर्फ कॉटन मैन्युफैक्चर करना, इंडिया में सिर्फ कॉटन मैन्युफैक्चर करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इंस्टेड कि हम यहाँ पे और भी कोई चीजें जो आर्टिफिशियली, मतलब हम मान लो हमारी सॉइल इतनी अच्छी नहीं थी कि हम कॉफी भी कर पाए, पर हमने आर्टिफिशियल कंडीशंस बना के कॉफी भी मैन्युफैक्चर करने लग गए, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप वो वाली चीज करो ज्यादा से ज्यादा जिसमें कि आप एक्सपर्ट हो। तो एडम स्मिथ, ए से एडम, ए से एब्सोल्यूट एडवांटेज, इसको इस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यू हैव इसी से मिलती जुलती थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज। ये हमें दी थी डेविड रिकार्डो ने 1817 में। तो देखो, मर्केंटलिज्म आई 1630, एब्सोल्यूट एडवांटेज आई 1776, और उसके बाद है आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज 1817, जिसको किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने दिया। डेविड रिकार्डो ने क्या कहा था आपका कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर कर सकते हो और फिर भी एफिशिएंट आप रह सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि कोई इंसान है जो कि दो चीज में एक्सपर्ट है, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छी है और उसकी राइटिंग भी अच्छी है, ठीक है। तो डिजाइनिंग से आपको ज्यादा फायदा होता है अगर आप कंपेयर करोगे राइटिंग से। तो आप क्या कर सकते हो? आप काम दोनों कर सकते हो। आप ज्यादा ध्यान दो ग्राफिक डिजाइनिंग पे, पर अगर कभी आपको चांस मिलता है कि आप कुछ लिखने का आपको मौका मिल रहा है और कहीं पे आप हायर हो सकते हो, तो आप वो वाला भी काम कर लो। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज में आगे बढ़ते रहो, अगर आपकी एडवांटेजेस एक से ज्यादा चीजों में भी है तो आप वो भी करो। बस ये देख लो कि कौन सा वाला चीज में मैं ज्यादा अच्छा हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान दो, और दूसरी वाली पे थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम ध्यान देना, ठीक है। तो 1630 मर्केंटलिज्म, उसके बाद 1776 एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज, और 1817 में है कंपैरेटिव एडवांटेज बाय डेविड रिकार्डो। इनके नाम याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सी के बाद डी आता है तो डेविड, ठीक है, कंपैरेटिव डेविड, ओके। आप अपना कुछ भी हिंट बना लो, कुछ भी कैसे भी करके याद कर लो, बस कर लेना। आफ्टर दैट यू हैव हेक्सचर-ओलन थ्योरी। हेक्सचर-ओलन थ्योरी ये दो लोगों ने बनाई थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि ये एक तरीके से जो भी था ना एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव, इन्होंने क्या अज्यूम किया था कि आप जिसमें आपकी ग्रेटर एडवांटेज है आप वो वाली चीज ज्यादा से ज्यादा करो। पर although instead of using the resources available inland, that's what Bertel, Olin and Ellie Heckscher to put forward the idea of determination of the prices. Basically that relies on the differences in supply and demand. जैसे for example कॉफी है और कॉटन है, ठीक है। हमने कहा इंडिया कॉटन ग्रो करेगी क्योंकि उसकी एडवांटेज कॉटन में है, और ब्राजील कॉफी ग्रो करेगा क्योंकि उसकी एडवांटेज कॉफी में है। परंतु जब आप इन दोनों चीजों को बेचने के लिए जाओगे मार्केट के लिए, तो कौन सी वाली चीज ज्यादा बेनिफिट रहेगी? आप कह सकते हो कि भाई कपड़े तो हर कोई पहनता है, तो कॉटन तो ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज यूज करेंगी। अब सारी की सारी कंट्रीज में जो कपड़े हैं
मतलब कॉटन है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट व्हाट अबाउट कॉफी, क्या सब के सारी कंट्रीज के अंदर क्या कॉफी पी जाती है, क्या ये जरूरी है? तो आपका यहाँ पे जो प्राइस सेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, डिमांड और सप्लाई के उससे, ठीक है। सो एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री शुड मेनली कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज abundantly available in it, although the import should count the products that are high in demand, since the concept ensures utilization of the country's factors such as labor, land, funding sources for the purpose of product manufacturing। और इसी वजह से इसका जो नाम था थ्योरी का वो क्या था, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी यहाँ की सॉइल जो है वो कॉटन के लिए अच्छी है, आप कॉटन उगाओ, अच्छे से उगाओ, पर आपको ये भी देखना है कि क्या भाई वो इंपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट करने से बेनिफिट मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके पास, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, अगर आपने मेरी मार्केटिंग वाली वीडियो देखी थी तो उसके अंदर भी एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी। वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी मार्केटिंग की थी। वहां पर जो स्टेजेस आएंगी और यहाँ पर जो स्टेजेस आएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये दोनों थ्योरीज जो है बिल्कुल सेम है, पर सेम नहीं है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है, जो आपकी आईबी वाली, ये इंटरनेशनल बिजनेस वाली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसके अंदर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस, इनोवेटिंग कंट्री, ठीक है। ये वाली जो चीजें हैं आपको यहाँ पर मिलेगी। तो जो इंटरनेशनल बिजनेस वाली जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर क्या होता है, एक इनोवेटर कंट्री होती है जिसने की कोई नई इनोवेशन की, तो क्योंकि अभी वो इनोवेशन उसने किया, वो उसका कॉपीराइट ले लेगी, पेटेंट्स ले लेगी, या फिर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसको चाहिए वो एक्वायर कर लेगी। उसके बाद अभी अगले 4 5 10 सालों तक सिर्फ वही कंट्री जो इनोवेटर कंट्री थी, सिर्फ वो कंट्री ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है या ये पर्टिकुलर मशीन जो है वो बना सकती है, और कोई यहाँ पर नहीं बना सकता। वो इकलौती इनोवेटर कंट्री ऐसी होगी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। अभी जो बड़े बड़े नेशंस है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस है, वो तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी खरीदेंगे तुमसे। कुछ टाइम बाद ये जो बड़े बड़े नेशंस हैं ये भी अपनी टेक्नोलॉजी बनाने लग जाएंगे, कुछ थोड़ा सा चेंज करके तुम्हारी टेक्नोलॉजी से कुछ हटके वो भी कुछ बनाने लग जाएंगे। और फिर क्या करेंगे, किसी डेवलपिंग नेशन में जाके, क्योंकि वहां का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, वहां पर जाके ये और भी ज्यादा मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे। अब क्योंकि जो इनोवेटिंग कंट्री थी वो तो बहुत महंगा महंगा बेच रही थी, तो अब उसका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। अब क्या करेंगे लोग, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कम कम प्राइसेस में बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ चुका है अब, तो वो लोग अब पूरी कंट्री में, मतलब जितनी भी कंट्रीज बची हैं अब वो वहां पर एक्सपोर्ट करेंगे। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है आपका जेरोक्स फोटोकॉपी मशीन। तो जेरोक्स वाज अ फोटोकॉपी मशीन। तो सबसे स्टार्टिंग में ये जेरोक्स ने ही फोटोकॉपियर मशीन जो थी आपकी वो बनाई थी। तो सबसे पहले ये इनोवेशन जो कंट्री थी ये इनोवेटिंग कंट्री थी, उसके बाद बाकी जगहों पर ये जो मशीन थी वो आने लगी थी। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको किसने दी है, रेमंड वर्नन ने 1970s के अंदर। ओके, ये आप एक बार रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी। ये किसने दी थी आपको, ये कैल्विन ने और पॉल ने दी थी, कैल्विन लैंकेस्टर और पॉल क्रगमैन। तो ये 1980s में दी थी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपकी 70s के टाइम पे आई है, और स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी थ्योरी आपकी आई है 1970s में। तो इसमें क्या है कि एक जो न्यू फर्म है उसको जो फ्यू फैक्टर्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, that will lead the brand in overcoming all the barriers to success and gaining an influential recognition in the global market। तो आपको क्या करना है, जैसे ऑलरेडी एक पर्टिकुलर चीज जो है वो और अभी बाकी जगहों पर भी मिल रही है, अब आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है कि भाई हम आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई भी नई कंपनी है, कोई भी एक न्यू फर्म है, उसको कुछ फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर उसने वो फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लिया ना, तो उसके बाद उसके लिए आसान हो जाएगा। जो भी आप कह सकते हो बैरियर्स आ रहे थे उसके सक्सेस के बीच में, वो सारे के सारे ओवरकम कर लेगी, और इसकी वजह से जो मार्केट में रिकग्निशन है उसको वो ज्यादा मिलेगी। तो इसमें आप जो दूसरे लोगों ने गलतियां की हैं आप उनकी गलतियों से
सीख सकते हो. ओके. In all these factors, through research and timed developmental steps are crucial, whereas having the complete ownership right of intellectual properties is also necessary. उसके बाद है आपके पास नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी. ये किसने दी थी? माइकल पोर्टर ने दी थी 1990s में. सी ईयर्स याद रख लेना. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 70 में आई, स्ट्रेटेजिक राइवलरी आपका 80s में आई, और अब ये नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज 90s में है, और इसको किसने दी? माइकल पोर्टर ने. इन्होंने क्या कहा कि आप क्या कर रहे हो? Success of any business in the international business depends on upgradable and innovative capabilities of the industries, as well as 4 other factors which determine how that firm is going to perform in this global level race. The main concept behind this theory gives the feel of holding factor proportion as well as many other international theories in it. तो ये जो national competitive advantage theory है, इसमें सिर्फ एक थ्योरी नहीं, काफी सारी और भी थ्योरीज का मिक्स करके इन्होंने एक न्यू थ्योरी जो है वो बनाई है. तो जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज थी वो यहाँ पर अब कवर हो चुकी हैं. आपका काम है कि आप इन सारी थ्योरीज के नाम याद रखोगे, कौन से ईयर में आई है वो याद रख लेना, और किसने बनाई है वो याद रख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड हुआ है सिलेबस के अंदर, तो वो आपसे बहुत डिटेल में चीजें नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सारी थ्योरीज जो है ना वो आप अपने एमकॉम के सेकंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो. तो आपको डिटेल्स नहीं जाननी है, आपको मेन चीजें जाननी है कि भाई इस थ्योरी को बनाया किसने, इसका नाम क्या है, कब आई होगी, थोड़ा बहुत कि क्या था इस थ्योरी के अंदर. ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं जाना. नेम पता होना चाहिए, प्रोपाउंडर पता होना चाहिए, और ईयर पता होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस का फ्रेमवर्क. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं EPRG फ्रेमवर्क. अब ये EPRG फ्रेमवर्क क्या है? एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक. मतलब कि आप किसी कंट्री के अंदर जा रहे हो तो अब आप क्या, जो आपका मतलब आपने अपनी कंट्री में जो कर रहे थे आप एग्जैक्टली वही चीज वहां पे कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा अपना वाला ले रहे हो और थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हो, या फिर उस कंट्री के जिस रीजन के अंदर हो आप उसकी तरह सोचने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने एक ऐसा फ्रेमवर्क अपना रखा है कि भाई ये वाली जो चीज है ना ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलेगी, मेरे को कुछ भी चेंज करने की जो है वो जरूरत नहीं है. तो आप कौन सा ओरिएंटेशन यूज कर रहे हो वो आपको बताएगा कि आप एथनोसेंट्रिक अप्रोच यूज कर रहे हो, पॉलीसेंट्रिक यूज कर रहे हो, रीजियोसेंट्रिक कर रहे हो, या फिर जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो यूज कर रहे हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विंड, डॉगलस, पर्लमुटर. ठीक है, इन तीनों ने ये किया था और बताया था कि किस किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए थे. तो सबसे पहले है आपके पास एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन. एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या है कि भाई जैसा मैं अपनी कंट्री में चीजें करता हुआ आया हूँ ना वैसा ही मैं बाहर करूंगा, मैं किसी के लिए चेंज नहीं होऊंगा. बेशक मैं बिजनेस इंडिया में कर रही हूँ, या फिर मैं अमेरिका में कर रही हूँ, या मैं कनाडा में कर रही हूँ, या फिर मैं दुबई में कर रही हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं बिजनेस कहाँ पे कर रही हूँ. जो मेरा कोर था ना, जो मेरा कोर बिजनेस है, जो एसेंस था जिससे मेरी बिजनेस की पहचान है, मैं उसको अपने साथ ही लेके चलूंगी. फॉर एग्जाम्पल कि कोई होटल है, ठीक है, इंडिया का कोई होटल है, और उन्होंने बिल्कुल ट्रेडिशनल राजस्थानी जैसा जो होता है ना, पूरा उनका जो ऑरा है पूरा वो राजस्थानी टाइप है. मतलब आप उनके होटल में एंटर करोगे, आपको हाथी घोड़े ये सब मिलेंगे, फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और जिस भी तरीके का जो राजस्थानी कल्चर जो जो चीजें करता है ना, डेकोर के लिए यूज करता है, वो सारा आपको मिलेगा. तो यही सेम चीज आपने, एक तो इंडिया के आपके जितने भी होटल्स हैं आपने वहां पे कर रखी है, फिर जब आपने अपने होटल की एक ब्रांच यूएस में जाके ओपन करी तो आपने वहां पर भी यही वाला थीम रखा. ये नहीं था कि आप यूएस में गए हो तो आपने अपना डेकोर ही चेंज कर दिया, पूरा मिनिमलिस्टिक अप्रोच आपने यूज की, नहीं.
आपने अभी भी वो जो अपना राजस्थानी डेकोर का आइडिया था आपने वो भी वहां पर रखा, और यही आपकी एडवांटेज बन जाएगा, यही आपका एक यूएसपी बन जाएगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा कि आप चेंज नहीं कर रहे हो, ना आप प्राइसेस चेंज कर रहे हो, ना ही आप प्रमोशन की टेक्निक यूज कर रहे हो। तो जैसे आप अपने यहाँ पर हो वैसे ही आप किसी और कंट्री में भी जाकर वही सेम काम कर रहे हो। उसके बाद है आपके पास पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, जहां पर कि आप देखो आप अपनी कंट्री को तो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, पर अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो अब आप उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हो ना, आप उनकी तरीके से जो जैसे चीजें वो करते हैं आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हो कि भाई यहाँ पे क्या चीज होती है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना जो मेन्यू है वो चेंज कर सकता हूँ। तो इन दिस अप्रोच अ कंपनी गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। Every participating country is treated solely and individual strategies are carried out। तो यहाँ पे क्या है, सपोज मैकडी है, ठीक है, इंडिया के अंदर अगर आप देखो प्रोपोर्शन तो वेजिटेरियंस ज्यादा है, तो इंडिया में जब आप आए तो आपने क्या किया, आपने मैक आलू टिक्की लेके आए आप, ठीक है, कि यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन है तो यहाँ पे मैक आलू टिक्की ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरएज अगर कोई और कंट्री होती जहां पर कोई और नॉर्म्स फॉलो होते हैं, जैसे कुछ इस्लामिक नेशन है जहाँ पे कि जो उनका हलाल मीट होता है या फिर हलाल जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिर्फ वो यूज किए जाते हैं, तो अगर मैं किसी इस्लामिक नेशन में जा रही हूँ तो मैं उस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मोल्ड करूंगी कि जो हलाल स्टैंडर्ड्स है वो उनको मीट कर रहा है। अगर मैं किसी थाईलैंड में जा रही हूँ या फिर सपोज मैं इंडोनेशिया जा रही हूँ तो वहां पर उनकी कंट्री के हिसाब से जो चेंजेस मुझे करने चाहिए मैं वो करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं हम उसके कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनकी तरह अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास रीजियो सेंट्रिक। रीजियो सेंट्रिक में क्या होता है कि आप कंट्री के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप एक रीजन के हिसाब से चल रहे हो। जैसे कि एशिया की जो कंट्रीज है उनका जो कल्चर है, उनकी जो थिंकिंग है वो थोड़ा सा सेम होगी। ऐसे ही जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, जैसे आपका फ्रांस हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन लोगों का एक सिमिलर कल्चर होगा। तो आपने जो डिविजन किया है ना वो कंट्री के बेसिस पे नहीं किया, वो आपने रीजन के बेसिस पे कर दिया। जैसे कि मैंने बोला कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया या फिर आपका इंग्लैंड हो गया, इन सबको आपने एक जैसा मान लिया कि भाई इनका ये सारे के सारे बहुत आसपास हैं एरिया में, इनका कल्चर एक ही जैसा होगा, तो यहाँ इस पर्टिकुलर रीजन के लिए मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। फिर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाले सिमिलर कंट्रीज है तो यहाँ के लिए मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी। दुबई हो गया, फिर क्या कहते हैं इजिप्ट हो गया, ये वाली कंट्रीज की मेरी एक स्ट्रैटेजी रहेगी। तो आपने रीजन के हिसाब से डिवाइड किया है इंस्टेड ऑफ कि आप उसको कंट्रीज के हिसाब से करते हैं। उसके बाद लास्ट है इसके फ्रेमवर्क के अंदर जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक में क्या है कि आप मान के चल रहे हो कि पूरी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल मार्केट है, यहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई रीजन के हिसाब से डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसे है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो अलग अलग मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सब एक ही जैसे प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जियोसेंट्रिक अप्रोच। आफ्टर दैट अगर हम एक कंपैरिजन देखें इसके अंदर, तो कंपैरिजन में आपका क्या आ जाएगा, लेट मी जस्ट सो ये कंपैरिजन टेबल है जहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म का टैबुलर फॉर्म में इन्होंने पूरा कंपैरिजन कर रखा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोकस किया जाता है डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स पे, पॉलीसेंट्रिक में लोकल ऑब्जेक्टिव्स, जिस कंट्री में आप हो वहाँ उसी के तरीके से सोचने की कोशिश करोगे। रीजियोसेंट्रिक में आप एक रीजनल डिविजन, जैसे कि मैं इंडिया को रीजन्स में डिवाइड कर सकती हूँ, नॉर्थ इंडिया एक तरफ, साउथ इंडिया एक तरफ, ईस्ट इंडिया एक तरफ, वेस्ट इंडिया एक तरफ, इस तरीके से। और जियोसेंट्रिक में आप फोकस करते हो ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स पे, ठीक है। तो ये जो टेबल है आप एक बार इसको देख लेना, बहुत इजी है, अगर आपको इनका मतलब समझ में आ गया ना तो इट इज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू रिमेम्बर, ठीक है। अब है आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एंटिटीज।
एमएनसी क्या होता है, ट्रांसनेशनल कंपनीज क्या होता है, इंटरनेशनल कंपनीज क्या होता है, ग्लोबल कंपनीज क्या होता है। मल्टीनेशनल कंपनी होता है जब एक जो बिजनेस एंटिटी है दैट ऑपरेट्स इन इट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड आल्सो हैज ब्रांच अब्रॉड। तो यहाँ पर आपकी जो कंट्रोलिंग है और ये सब है, जो हेडक्वार्टर है आपका यूजुअली वो एक कंट्री के अंदर रहता है और वही सारी चीजों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जितनी भी इंटरनेशनल ब्रांचेस हैं उस कंट्री की वहां पर। ठीक है, तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एलटीआई, डेलॉइट, कोका कोला, ईवाई, टीसीएस, एसेंजर्स, ये सारी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज है। इनका हेडक्वार्टर एक ही कंपनी के अंदर है, एक ही कंट्री के अंदर है, और उस एक कंट्री से ही ये बाकी की जो ब्रांचेस हैं उनको भी देखते हैं। फिर आपके पास ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेस या ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन का क्या है, जहां पर आपकी जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, और जो इनकम है आपकी और जो एसेट मैनेजमेंट है वो आपका मोर देन वन कंट्री पे है। जैसे कि आपने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी में जाके वहां पर एक फैक्ट्री सेटअप कर ली, ठीक है, तो यहाँ पर आप फैक्ट्री सेटअप की, और फिर उसके बाद हर एक कंट्री का जो इंचार्ज है ना, आपने वहां का एक हेड होगा, आपने उसको दे दिया कि भाई इस कंट्री में क्या करना है क्या नहीं करना वो तुम देखो। ठीक है, तो जैसे यूनिलीवर हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, आप मैकडोनल्ड्स की हर एक ब्रांच में जाके देखोगे, जैसे इंडिया का एक रहेगा, वैसे ही चाइना का एक दूसरा कोई होल्ड करेगा, यूएस का कोई और होल्ड करेगा, एप्पल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, टीएनसीज के। उसके बाद है ग्लोबल एंटरप्राइज। ग्लोबल एंटरप्राइज क्या हो जाती है कि काफी ह्यूज होते हैं, तो ठीक है, साइज में ह्यूज होते हैं, काफी लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हैं ये लोग, और ये पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। तो इनका हर एक कंट्री के अंदर ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, और ये जो एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं ये एक्सटेंड किए जाते हैं देयर इंटरनेशनल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन। मतलब आप कंट्री का नाम लो और वहां पे आपको इनका प्रेजेंस मिल जाएगा, तो ये ग्लोबल एंटरप्राइज है। अब एक पर्टिकुलर फर्म ग्लोबल भी हो सकती है, वो टीएनसी भी हो सकती है, वो एमएनसी भी हो सकती है। जैसे कि टीएनसी में मैंने आपको यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया था, और मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूनिलीवर का, वैसे ही यूनिलीवर एक ग्लोबल एंटरप्राइज भी है। तो यहाँ पे इंडिया में आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है, तो ये है ग्लोबल एंटरप्राइज भी है। उसके बाद है आपके पास इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी नौसी ग्लोबल एंटरप्राइज में मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसनेशनल में मैंने आपको यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दे रखा है, और इंटरनेशनल कंपनी में भी एप्पल का एग्जांपल दे रखा है। इंटरनेशनल कंपनी क्या होता है, जहाँ पे कि एक्सपोर्टिंग और सेलिंग ऑफ गुड्स जो है वो दूसरे नेशंस में भी है, बट अदर देन एक्सपोर्टिंग such as purchasing or raw materials has no other investment in these other nations. ओके, तो सारा जो बिजनेस है वो कहाँ से हो रहा है, आपका हेडक्वार्टर से ही हो रहा है, बाकी यहाँ पे कोई उसकी ब्रांच नहीं है। जैसे एप्पल के इंडिया के अंदर कोई भी ब्रांच जो है वो नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है वो आप एक बार देख लेना कि इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, ट्रांसनेशनल क्या होती है, ग्लोबल कंपनीज क्या होती है, इंटरनेशनल कंपनीज क्या होती है। उसके बाद है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने आउटसोर्सिंग सुना होगा। आउटसोर्सिंग में क्या है कि बिजनेस क्या कर रहा है, जो उसके इतने ज्यादा मतलब जो जिस पर्टिकुलर स्टेप में उसका एक्सपर्टीज नहीं है, वो स्टेप वो किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर देता है, उसको दे देता है कि भाई ये वाला जो काम है वो तुम करो। उसी का एक ऑपोजिट टर्म है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर कुछ 2-3 मॉडल्स हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पिछले 2 साल में ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में पूछे गए हैं, तो दैट इज वाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लेना कि एटलीस्ट अगर कुछ आ जाता है इसमें से तो आप तुक्का लगाने के तो लायक रहो, ठीक है। तो इंटरनलाइजेशन क्या होता है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज हैंडल्ड बाय एन एंटिटी इटसेल्फ रादर देन रूटिंग इट टू someone else. The process may apply to business or investment transaction or to the corporate world. तो क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके अंदर, आपके कुछ प्रोसेस कुछ मॉडल्स हैं बेसिकली। तो सबसे पहला है आपका जो इंटरनलाइजेशन का प्रोसेस है यहाँ पर, वो है उपसला मॉडल। तो ये 1977 में आया था, जिन्होंने उपसला इंटरनेशनल प्रोसेस इंटरनलाइजेशन प्रोसेस मॉडल दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या है
कि आप अपनी कंपनी में वो काम करने लग जाओ और उस काम को अपने ही प्रोसेस का एक इंटरनल पार्ट बना लो, अपनी कंपनी का एक इंटरनल पार्ट बना लो, कोई चीज बाहर दो ही मत करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, they assume that a company start to grow and develop in the domestic market before they start to expand in other places। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि पहले आप अपनी कंट्री में सारा चीजें करो, ये नहीं है कि आप आधा काम यहाँ पे करो आधा काम बाहर करो। आप जितने भी आपके प्रोसेसेस है ना, पहले आप उनको खुद उसके एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद अपनी कंट्री में एक्सपर्ट बन जाओ, फिर दूसरी कंट्री में जाने की सोचना। तो बसला मॉडल डिस्टिंग्विशेस between the establishment chain concerning the pattern of internationalization and the psyche distance change incorporating knowledge of markets and cultures। उसके बाद है इलेक्टिक अप्रोच। इलेक्टिक अप्रोच में आपको टर्म देखने को मिलेगा ओली, OLI। ओली मतलब ओनरशिप, एल मतलब लोकेशन होता है आपका। तो यहाँ पे क्या है कि जो ओनरशिप है वो प्रोप्राइटरशिप ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूएबल रिसोर्स दैट कैन नॉट इजीली बी इमिटेटेड which creates a competitive advantage against potential foreign competitors। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसे किया है आपने, मतलब आपने उस प्रोसेस को कितने अच्छे से करना आपको आता है, आप किसी चीज के ओनर हो तो आपका कुछ ना कुछ उसके अंदर एक यूएसपी होगा, आपकी लोकेशन, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको एक एज दे देती हैं अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो इन सब चीजों का आपको फायदा उठाना है कि आप किसी चीज को ओन कर रहे हो, ठीक है, वैल्यूएबल रिसोर्स को ओन कर रहे हो, या फिर आपकी लोकेशन ही ऐसी है। जैसे इंडिया की लोकेशन क्या है कि हम एक पेनिनसुला है, तो हमें काफी एडवांटेज मिलती है कि भाई हम जो ईस्ट वाले लोग हैं वो भी थ्रू वाटर रूट्स आ सकते हैं और वेस्ट वाले भी हमारे पास आ सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये वाली जो चीज है ये आपको देखनी है अपनी अप्रोच के, अपनी कंपनी के अंदर कि आपकी क्या क्या बेनिफिट है और आपके क्या क्या स्ट्रेंथ है। अब जो प्रोसेस है वो आपने इंटरनलाइज कर रखा है या फिर नहीं कर रखा है, मतलब कि आप जो काम कर रहे हो आप उसके एक्सपर्ट बन चुके हो या फिर नहीं बने हो। फिर है लास्ट नेटवर्क अप्रोच। नेटवर्क अप्रोच थोड़ा सा इजी है। नेटवर्क अप्रोच में क्या है कि आप पहले अपने रिलेशनशिप बना के रखो और फिर उन रिलेशन की हेल्प से, उन रिलेशन के नेटवर्क बना के आप फॉरेन मार्केट के अंदर अपना कदम बढ़ाओ, ठीक है। लास्ट वन इज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये टर्म यूज हुआ था जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, कल्चरल अवेयरनेस है, ये आपको हेल्प करेगी, जो न्यू वेंचर्स है ना उनको हेल्प करेंगी कि फॉरेन में जो जो मार्केट्स अनटैप्ड रह चुकी हैं वहां पर जाकर आप अपना प्रेजेंस बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा जो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीजें थी, थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना, मतलब अपनी तरफ से इन्हीं टॉपिक्स को और जानने की कोशिश करना। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ पेपर्स में पूछे गए हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन मैं दिखा दूं। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक मल्टीनेशनल फर्म कौन सी होती है, ठीक है, आप ही जस्ट रीड किया तो हमें पता होना चाहिए। और पसला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर, इनमें से कौन सा वाला चीज है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पहले आ चुके हैं थोड़े बहुत, तो देख लेना करके, और जितने भी ये पीछे वाले स्लाइड्स हैं वो भी अच्छे से कर लेना। आई होप ये जो वीडियो थी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी। मैं ट्राई करती हूँ कि और भी ज्यादा वीडियोस जल्दी जल्दी आपके लिए ला सकूं। आपके एग्जाम से पहले जितना भी हमारा सिलेबस है वो सारा शॉर्ट वीडियोस के अंदर पूरा एक रिविजन की तरह हम करते हुए चले जाएं। तो इसे कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू।